चलो बच्चों, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने उसमें ये उसके जो बेसिक पोस्टुलेट्स थे और जो मैथमेटिकल दो इक्वेशन आई थी, एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एक सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सब बातें हो गई। सो वी हैव डन पोस्टुलेट्स ऑफ दैट दिस बोर मॉडल। अब बच्चों, आज हम ये सीखेंगे कि बोर ने जो बताया स्टेशनरी ऑर्बिट, तो किसी स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। व्हाट इज द मेथड टू गेट द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। अब जैसे कोई पूछे कि भाई आप से 5वें ऑर्बिट की रेडियस बताइए या 10वें की बताइए या nth ऑर्बिट की रेडियस बताइए, सो वी हैव अ वेरी फिक्स्ड फॉर्मूला फॉर सच क्वेश्चंस। सो लेट्स डू दैट। तो भाई, जैसे एक कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मे बी एन एटम, मे बी एन आयन। अच्छा, ठीक है। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बीचों बीच में रहेगा छोटा सा न्यूक्लियस, बीचों बीच में रहने वाला छोटा सा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है, और यही जो सर्कुलर ऑर्बिट है, दिस सर्कुलर ऑर्बिट इज द बोर्स ऑर्बिट, है ना। एंड लेट्स से दिस इज मूविंग विद द स्पीड v, एंड लेट्स से द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर बोर ऑर्बिट इज r। आर की जगह आर एन भी कह सकते हैं, तो चलो आर ही पहले लिखते हैं, बाद में उसको आर एन कर देंगे। लेट्स से दिस इज योर nth ऑर्बिट। ये जो है अपना वो nth ऑर्बिट है, ठीक, ये nth ऑर्बिट है। चलिए, तो और ये जो यूनी इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कोई भी एटम या कोई भी आयन हो सकता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, पहले तो लिख लेते हैं कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है या एक आयन भी हो सकता है। अब इस सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम या इस आयन का जो एटॉमिक नंबर है, दैट एटॉमिक नंबर इज Z। ओके, तो इस न्यूक्लियस में Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, हर प्रोटॉन का चार्ज हो जाता है E, तो न्यूक्लियस का चार्ज हो गया ZE, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -E, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जो जैसे हम लोग पीछे वाले लेक्चर में किए थे। जो बोर का नेचुरल, जो बोर का एक बेसिक पार्ट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डन। तो अब हमारा जो इंटरेस्ट है, हमें इस लेक्चर में यह सीखना है कि रेडियस कैसे कैलकुलेट होगा, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। तो वी आर गोइंग टू डू कंप्लीट एनालिसिस। इफ यू कैन रिमेंबर, इट्स वेरी नाइस। इफ यू कांट, जस्ट रिमेंबर द फाइनल रिजल्ट, जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट ऑफ रेडियस। फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी काम चलेगा, और आप पूरा याद रख लें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि दो मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं बोर के मॉडल में, हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। फर्स्ट मैथमेटिकल रिजल्ट इज mv²/r, दिस इज इक्वल टू k ZE into E डिवाइडेड बाई r²। ये जो mv²/r है, this is centripetal force and this is electrostatic force of attraction. This is centripetal force and this is what? This is electrostatic force of attraction, and this attraction force is between किस किस के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन।
ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो ये फोर्स है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये बच्चों, ये तो एकदम बोर्स मॉडल में दो ही मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक तो ये पहले लिखी और दूसरी जो मैथमेटिकल इक्वेशन हो जाती है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो दैट इज mvr इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। So this second mathematical relation is what? This is quantization of angular momentum. तो ये तो बिल्कुल ट्रेडमार्क उनकी दो इक्वेशन है जो हमें याद रखना ही चाहिए, नहीं तो फिर बोर मॉडल में क्या बचा। बोर मॉडल पूरा इन्हीं दो इक्वेशंस पर टिका हुआ है। फर्स्ट इज mv स्क्वायर इक्वल टू kze स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि इस मॉडल में देखेंगे तो ये मॉडल ही केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही वैलिड है, तो नेगेटिव चार्ज तो केवल एक ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा हमेशा। हाँ, पॉजिटिव चार्ज बदल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ z। एनीवे, सो दीज आर द टू बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, और ये हमेशा ही इंटैक्ट रहेंगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक तो हो गया Fc विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज इक्वल टू Fe, समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज Fc, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए E लिख दिया जाता है। तो ये दो तो हमेशा ही वैलिड रहते हैं। अब इन्हीं दो की मदद से आप R कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस। अब दो बातें हमें कैलकुलेट करनी है। कई बार रेडियस की बात चलेगी कि भाई अगर वो nth ऑर्बिट में है तो nth ऑर्बिट की चलिए रेडियस बताइए। सो दिस इज वन क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज दिस v, कि इफ इट इज रिवॉल्विंग और इफ इट इज मूविंग इन nth ऑर्बिट, प्लीज फाइंड द स्पीड विद विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द nth ऑर्बिट। तो दोनों क्वेश्चंस के जवाब इन्हीं दो इक्वेशन से हम देते हैं। कैसे देते हैं? जैसे इस लेक्चर में तो हमें रेडियस की बात करनी है, तो हम क्या करें कि इन दो इक्वेशन से स्पीड v को एलिमिनेट कर देते हैं, तो रेडियस r की वैल्यू आ जाएगी। स्पीड v को एलिमिनेट कर देते हैं तो रेडियस r की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इन दो इक्वेशंस में जो जो पैरामीटर्स हैं वो सब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी चलिए एक बार लिख लेते हैं कि k का मतलब क्या है। Z तो हो ही गया, एटॉमिक नंबर है, H इज प्लैंक कांस्टेंट, M इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और R क्या है? रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। तो एक बार लिख लेते हैं सब। तो यहां पर जो टर्म्स यूज किए गए हैं, लेट्स स्टार्ट विद M। समटाइम्स इट मे बी रिटन एज ME, M और ME है ना, M और ME की बात है। चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, सो दिस इज जस्ट मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर। सेकेंड इज V. V is what? V is speed of electron in nth orbit. In nth orbit, or you can say Bohr orbit, है ना। ऑर्बिट लिखिए या फिर आप बोर्स ऑर्बिट लिख दीजिए, एक ही बात है। सो दिस इज V। देन देयर इज R। R भी लिखा जा सकता है या Rn भी लिखा जा सकता है। R के नीचे छोटा सा n लगा दिए। तो व्हाट इज दिस R और Rn? दिस इज एक्चुअली रेडियस इन विच वी आर इंटरेस्टेड ऑफ nth ऑर्बिट। ये nth ऑर्बिट की रेडियस है जो हमें चाहिए, है ना। हमारा सारा फोकस अभी इसी Rn पर है। दिस वी नीड टू फाइंड हेयर। ओके, वी विल सी दिस। उसके बाद ये तो रही बात mv स्क्वायर बाई आर। सामने क्या है? k। सो व्हाट इज k? k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इट हैज द वैल्यू 9 into 10 to the power 9। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज व्हाट? दिस एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, or free space, same thing. So this is permittivity of free space. This
term is epsilon. तो एप्सिलॉन में 0 लगा दिए तो एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ सकते हैं, एप्सिलॉन 0 भी पढ़ सकते हैं. एनीवे, सो दिस इज योर K. देन ZE. ZE is what? This is charge over nucleus. Then what is E? Only E. This E is magnitude of charge of electron. Okay. Then there is mvr is equal to nh by 2 pi. So h is Planck's constant. Planck's constant. And it has the value 6.626 into 10 to the power minus 34 joules second. Okay. So these are the parameters which have been used in these two equations. अब उन दो इक्वेशन का यूज करके हमें इस R पर धावा बोलना है ना. तो बहुत आसान है. करना क्या है कि इस V को एलिमिनेट कर देंगे तो वी विल गेट R, और अगर इस R को एलिमिनेट कर देंगे तो वी विल गेट V. चूंकि हमें अभी R की बात करनी है तो हम V को एलिमिनेट कर देते हैं. देखो कैसे करते हैं. तो अपना जो सेकंड रिलेशन था दैट वाज mvr, जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, एंड दिस इज nh अपॉन 2 पाई. फाइन. तो इस सेकंड रिलेशन से व्हाट इज द v? सो v is what? v is nh divided by 2 pi m into r. अब ये जो v की वैल्यू आई है, दिस वैल्यू यूज इट इन फर्स्ट रिलेशनशिप. तो पहला रिलेशनशिप क्या है? तो बोर के मॉडल का पहला रिलेशनशिप हम लोगों ने भी पढ़ा था. दैट वाज mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू k ze स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. या इसी में एक R से दूसरा R कैंसिल हो गया आमने सामने से. सो दिस इज जस्ट mv स्क्वायर इज इक्वल टू k ze स्क्वायर बाई R. ओके. अब ये जो b की वैल्यू आई है, इस v की वैल्यू को यहां पर हम रिप्लेस कर देते हैं. ये जो v देख रहे हैं हम लोग, लेट्स रिप्लेस दिस इन दिस फर्स्ट रिजल्ट. सो लेट अस डू दिस एंड सी कि हमारे पास क्या आता है. सो m v कितना है भाई? v का स्क्वायर करेंगे. सो दिस इज n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, और सामने है k ze स्क्वायर बाई r. ओके. तो देख लेते हैं क्या क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या. तो नीचे 2 m है, ऊपर के एक m से कैंसिल हो गया. ये एक r कैंसिल हो गए, और तो कुछ कैंसिल होता नजर आ नहीं रहा है. बस यही है. अब कुछ कैंसिल नहीं होना है. अब हमें बस क्या करना होगा, नेक्स्ट लाइन में R की वैल्यू लिखनी होगी. तो देखते हैं R क्या आने वाला है. तो थोड़ा सा इसका सपोर्ट लेना होगा हमें. तो R हम लोग लिख रहे हैं, R इज व्हाट? दिस इज n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m and k ze स्क्वायर. नाउ इट इज फाइन. एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों. R इज n स्क्वायर h स्क्वायर. ओके. नीचे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m k ze स्क्वायर. डन. तो ये हो गया अपना R. अब इस R को ही हम Rn भी लिख सकते हैं, है ना. Rn मीन्स रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और यू कैन से जस्ट R. तो चलो अब से Rn लिखेंगे. सो व्हाट इज दिस Rn? अब इस Rn में जरा देख लेते हैं कि क्या क्या बातें ऐसी हैं जो फिक्स्ड हैं, जो चेंज नहीं हो रही हैं, या जो कांस्टेंट हैं. सो न्यूमरेटर में ये प्लांक कांस्टेंट तो हमेशा फिक्स रहता है. अच्छा, और डिनोमिनेटर में देख लेते हैं क्या क्या फिक्स्ड है.
4 is a number always fixed, pi is a number always fixed, mass of electron it is also always fixed, k 9 into 10 to the power 9 it is also fixed, e charge on electron it is also fixed. तो इतना पोर्शन जो है वो एक कांस्टेंट है बच्चों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा. चेंज होने वाली बात क्या है? एक तो न्यूमरेटर का n स्क्वायर, ऑर्बिट्स कैन बी चेंज, है ना, कभी फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकता है तो कभी फिफ्थ ऑर्बिट में हो सकता है, तो n की वैल्यू चेंजेबल है. nz एटॉमिक नंबर इट कैन ऑल्सो चेंज डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसीज. मतलब हो सकता है कि हम H की बात करें या हीलियम प्लस की बात करें या बेरिलियम 2 प्लस की बात करें, तो वो चेंज हो सकता है. अब भाई तो ये तो हो गया Rn. तो Rn में इतना हिस्सा कांस्टेंट है, दिस पार्ट इज कांस्टेंट. अब समस्या है कि ये तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कांस्टेंट हो गया भाई. तो इस लंबे चौड़े कांस्टेंट की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा, अगर हम केवल इस कांस्टेंट को देखें, सो दिस इज h. सो व्हाट इज h? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और इसका परफेक्ट स्क्वायर. तो ये तो न्यूमरेटर हो गया. डोंट बी अफ्रेड, वी नीड नॉट टू जस्ट कैलकुलेट, आई एम जस्ट शोइंग यू एवरीथिंग. वी हैव द वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है और हमें याद भी रहेगी हमेशा. फिर 4 है, फिर 22/7 यानी पाई स्क्वायर हो गया. फिर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. फिर k, सो k इज व्हाट? k इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9. देन कम्स e, सो व्हाट इज e? e इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इतने कूलम, और उसका भी स्क्वायर. तो ये सब इतना लंबा चौड़ा मामला जो है, इसको डरने की जरूरत नहीं है. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वी हैव द वैल्यू 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. सो दिस ह्यूज कांस्टेंट हैज दिस वैल्यू. अब ये वैल्यू अगर हम भूल गए तो फिर किसी काम के नहीं रहे. हमें ये वैल्यू याद रखनी रहती है कि Rn में जो कांस्टेंट है वो 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 होता है. अच्छा ठीक है भाई, अब इसको यूज करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट आता है. तो बच्चों अब हम फाइनल लिख रहे हैं. सो रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट. सो व्हाट इज द वैल्यू? द वैल्यू इज 0.529 इंटू 10 to the power minus 10 n square by z meters. So this is the value of radius of nth Bohr orbit. मतलब जो nth Bohr orbit है उसका ये रेडियस है. अब कोई कहे भाई 5वें बोर ऑर्बिट की रेडियस बताइए, तो आप n को 5 लिख दीजिए. 10वें की बताइए तो n को 10 लिख दीजिए. जैसा जो पूछा जाए यू कैन आंसर. अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, रुकिए. ये जो मीटर में लिखा हुआ है, तो मीटर में उतना फिसलन है नहीं. इसी की वैल्यू ऐसे भी लिखी जा सकती है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट दिस इज 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम. चूंकि 1 मीटर में क्या हो जाता है, 10 टू दी पावर 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं. तो अगर इस मीटर में हम 10 टू दी पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 टू दी पावर माइनस 10 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. तो ये जो फॉर्मूला अभी हम देख रहे हैं, दिस फॉर्मूला इज मोर इन प्रचलन. तो हम लोग जनरली इसी का यूज करते हैं, क्योंकि रेडियस बहुत छोटा है. किसका रेडियस है? एटम का रेडियस है, उस एटम के nth ऑर्बिट का रेडियस है. So this is very important that it is 0.529 n square by z angstrom. और you can say अगर आप उसमें 10 टू दी पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है मीटर्स. तो एक तो ये बात हुई. तो देखा जाए तो ये
बोर के जो एटॉमिक मॉडल का ये तीसरा मैथमेटिकल स्टैंडर्ड है। दो तो उनकी बेसिक इक्वेशन है एटॉमिक मॉडल की, और ये उनके एटॉमिक मॉडल का थर्ड रिजल्ट है, विच इज टू बी रिमेंबर्ड, जिसको अपने को याद रखना रहता है। सो द थर्ड रिजल्ट। ओके, डन। अच्छा, एक चीज और भी है। अब ये जो रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट है, दिस इज Rn। तो अब इसमें एक बात और भी ऐसे याद रखी जा सकती है कि जो Rn है, अगर इस कांस्टेंट को हम हटा दें, 0.529 को हटा दिया जाए, सो दिस Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस n स्क्वायर बाई z। इफ दिस कांस्टेंट इज रिमूव्ड तो Rn क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी वाइटल रिजल्ट। इसको भी अच्छे से दिमाग में रखें। अब अगर किसी को ऊपर वाला याद है तो नीचे वाला तो याद है ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर कांस्टेंट हटा दें तो उसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। सो Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस n स्क्वायर बाई z। अब इसका बड़ा यूज है, कैसे? देखो करके देखते हैं। जैसे बोला गया कि भाई ऐसा है कि हमारे पास दो अलग अलग सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। अच्छा ठीक है भाई, तो उन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, उन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के एटॉमिक नंबर दिए हैं Z1 और Z2, और दोनों का या करके देखते हैं, नेक्स्ट पेज से करके देखते हैं। तो भाई ये जो अभी प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात थी, तो उसका यूज कैसे होगा? तो आराम से यूज हो सकता है। कैसे? कंसीडर टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक, विद एटॉमिक नंबर Z1 and Z2 respectively। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ध्यान रहे, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+। तो अगर Z की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो सब में एक ही एक है। तो ये जो बोर का मॉडल है ऐसे ही सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल है वेयर देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। फाइन। तो हम बात कर रहे हैं दो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की, जिनका कि एटॉमिक नंबर Z1 और Z2 है। अब बात है कि से Rn1, तो ऐसा है कि जो जिसका एटॉमिक नंबर Z1 है उसका हम N1 ऑर्बिट देखेंगे, और जिसका एटॉमिक नंबर Z2 है उसका N2th ऑर्बिट देखेंगे, है ना। तो जो एटॉमिक नंबर Z1 वाला जो एटम या Z1 वाला जो स्पीसीज है, अगर हम एटॉमिक नंबर Z1 की बात करें तो उसके लिए बात हो रही है उसके N1th ऑर्बिट की, और एटॉमिक नंबर Z2 वाले की बात करें, एटॉमिक नंबर जिसका Z2 है, तो उसकी बात हो रही है N2th ऑर्बिट की, उसके N2th ऑर्बिट की बात हो रही है, ठीक। अच्छा, तो इस N1th ऑर्बिट की जो रेडियस है, लेट्स से दिस इज Rn1, और इसकी जो रेडियस है दैट इज Rn2। तो बच्चों जो Rn1 है दैट इज व्हाट? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 स्क्वायर बाई Z1। फाइन। और जो Rn2 है दैट इज व्हाट? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 स्क्वायर बाई Z2। अब अगर हम इन दोनों रिलेशंस को आपस में डिवाइड कर दें तो दोनों में तो चूंकि सेम ही कांस्टेंट आना है 0.529, तो एलिमिनेट ही हो जाना है ना। तो लेट्स डिवाइड दीज टू।
let's divide first by second. So the result is Rn1 divided by Rn2. This is equal to n1 by n2 whole square into फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं तो ये Z2 ऊपर आ जाएगा, Z1 नीचे रह जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी हैंडी रिलेशनशिप. इट कैन बी यूज्ड इन सॉल्विंग क्वेश्चंस. अब यहां पर क्या है कि इस रिलेशनशिप में ओवरऑल 6 पैरामीटर्स हैं, N1, N2, Z1, Z2, Rn1, Rn2. So if any 5 are given to us, we can calculate the 6th, or we can calculate the ratio of Bohr's orbit, ratio of radius of these N1th and N2th Bohr orbit. तो कुछ भी बताया जा सकता है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. दिस कैन बी यूज्ड इन सॉल्विंग क्वेश्चंस. कैन बी यूज्ड इन क्वेश्चंस. अब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी थी तो 0.59 लिखते और यहां भी लिखते, वो तो एलिमिनेट होने के, तो गायब हो गया. सो इन दिस वे वी कैन गेट द आंसर ऑफ एनी, मतलब इससे जो कुछ भी बन सकता है वो हम कर पाएंगे. तो भाई ये तो बात थी बोर के nth ऑर्बिट के रेडियस की. तो कैसे निकालना है हमने सीख लिया. एक चलो कर भी लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं. Okay, so let's have a very easy question. Say, find the distance of electron from nucleus. Find the distance of electron from nucleus when it is in second excitation state, in lithium 2+. So this is the question. lithium 2+ की बातचीत है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में है. तब बताना है कि उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगी. अब भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो ये देखना रहता है कि Z क्या है. तो चूंकि लिथियम की बात चल रही है तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 3, है ना. जो भी होगा अपना उसका एटॉमिक नंबर लिखना है. ध्यान रहे एटॉमिक नंबर में चार्ज से कोई मतलब नहीं. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 ही रहेगा, चार्ज कुछ भी होता रहे, यहां गड़बड़ी ना हो. अच्छा, अच्छी बात है. अब बात है कि हमारा जो Rn ही तो बताना है. जैसे यहां पर ये पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बताइए, तो इलेक्ट्रॉन तो रहता है बोर ऑर्बिट में, बोर के हिसाब से, तो इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताना है, मतलब रेडियस बतानी है. तब रेडियस बताने के लिए n भी तो पता हो. तो सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब होता है थर्ड ऑर्बिट. ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट थर्ड ऑर्बिट. तो अब ये पहले तो Z और N की वैल्यू में ही क्लैरिटी रहनी चाहिए. ये पता होना चाहिए कि सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब क्या है. तो इसका मतलब हुआ कि पहला एक्साइटेशन मतलब सेकेंड शेल, दूसरा एक्साइटेशन थर्ड शेल. अब बस अब तो कुछ है ही नहीं. तो Rn, तो Rn का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, 0.529 n square by Z angstrom. So this is 0.529. What is n square? This is 3 square by Z. What is Z? This is 3. इतने angstrom. So now solve. तो एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया. तो 3 into 9 27, 6 और 2 8, 15. So this is 1.587 angstrom. So in this way this is absolutely बहुत ही इजी था ये. लेकिन ऐसे ही इजी आते हैं. अब उसमें क्या आ जाएगा फॉर्मूले पर बेस्ड. सो अब कोई इसी में गड़बड़ी कर दे, कोई समझ ही ना पाए कि सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब क्या है. जैसे लिख दिया ग्राउंड स्टेट, तो समझ जाना है दैट इट इज n is equal to 1. So in this way we can solve such questions pretty easily. Okay, so now
अब हम लोग कुछ कुछ और मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे जिसमें आर की भी जरूरत पड़ेगी, वी की भी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी, एक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की भी बात होती है, तो वो हम लोग करेंगे आगे के लेक्चर्स में। बट फॉर नाउ दिस पार्ट इज, ये जो रेडियस की बात थी, दिस पार्ट इज फिनिश्ड। थैंक यू बच्चों, दिस पार्ट इज ओवर। रेडियस समझ लिया हम लोग।